अरबपति पति ने अपनी पत्नी के धोखे का पर्दाफाश किया। उसका सोचा समझा बदला तेज और विनाशकारी था। उसने सब कुछ खो दिया। एफएम के उस अंदाज में जहां हर एक सांस की आवाज सस्पेंस की एक नई परत खोलती है। अब कहानी उस सन्नाटे में प्रवेश कर रही है जो धमाके के ठीक बाद आता है। वो सन्नाटा जिसमें सिर्फ रूह की कराह सुनाई देती है। अध्याय 108, मिट्टी का गर्भ और राख का पुनर्जन्म। बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत ही धीमी गूंजती हुई वाइब्रेशन हूँ जिसके साथ सुरंग की दीवारों से गिरते कंक्रीट की आवाज टप 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 तारांकन सुनाई दे रही है। राघव की तेज और उखड़ी हुई सांसें। धमाका इतना जबरदस्त था कि सुरंग का मुहाना हजारों टन मलबे के नीचे दब चुका था। बाहर कानपुर की गलियों में लाल इमली मिल्की राख बर्फ की तरह गिर रही थी, पर अंदर अंदर सिर्फ घुप अंधेरा था। राघव अपनी माँ को सीने से लगाए सुरंग के ठंडे फर्श पर पड़ा था। उसके कान सुन थे, पर उसके दिमाग में एक तेज बीप की आवाज गूंज रही थी। भाग 1, अंधेरे का स्पर्श माइनस मलबे की पहली कराह। राघव ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, पर धूल और बारूद के धुएं ने उसकी पलकों को भारी कर दिया था। उसने अपना हाथ हिलाया तो उसे मलबे के नीचे दबे किसी लोहे के सरिये की चुभन महसूस हुई। एक अधूरी याद। जैसे ही उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि माँ का हाथ अब बर्फ की तरह ठंडा नहीं था। वो मशीनी शीतलता जा चुकी थी। माँ की धड़कनें बहुत धीमी थीं, पर वे इंसानी थीं। गोल्डन लिक्विड के उस धमाके ने शायद माँ के अंदर के आखिरी मशीनी अवशेष को भी भस्म कर दिया था। पहचान का संकट। राघव ने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन माँ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जवाब में सिर्फ मलबे के गिरने की आवाज आई। राघव का रुद्र शून्य 2 जा चुका था, पर उसे अपने अंदर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। क्या वो सुनहरा द्रव वाकई पूरी तरह नष्ट हो गया था, या उसकी कुछ बूंदें राघव के जख्मों के जरिए उसकी रगों में उतर चुकी थीं? भाग 2, मलबे के नीचे का जल्लाद माइनस रोहित का नया अवतार। ऊपर मिलके उस हिस्से में जहां धमाका सबसे तेज था, वहां मलबे का एक पहाड़ बन चुका था। पर उस मलबे के नीचे से एक ऐसी आवाज आई जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। एक खौफनाक नजारा। गोल्डन लिक्विड और इलेक्ट्रिक केबल के टकराने से जो धमाका हुआ था, उसने रोहित को मारा नहीं था। उसने रोहित के जले हुए मांस और मलबे के लोहे को एक साथ फ्यूज कर दिया था। धातु का कंकाल। मलबे से एक हाथ बाहर निकला, पर वो हाथ नहीं था। वो पिघले हुए लोहे और सुनहरे द्रव का एक वितरित पंजा था। रोहित अब एक हाफ मशीन नहीं, बल्कि एक मेटालिक दानव बन चुका था। उसकी आंखों से अब खून नहीं, बल्कि वो सुनहरा द्रव बह रहा था। अंधा प्रतिशोध। रोहित के दिमाग में अब न सिंडिकेट 9 का नक्शा था, न बाजार की भूख। उसके पास सिर्फ एक एहसास था, राघव की गंध। वो मलबे को चीरता हुआ सुरंग के उस मुहाने की तरफ बढ़ने लगा जहां राघव छिपा था। भाग 3, सुरंग का अंतहीन रास्ता माइनस पीतल की चाबी का दूसरा राज। राघव ने अपनी जेब से वो पीतल की चाबी निकाली। अंधेरे में भी वो चाबी एक धीमी सी पीली रोशनी छोड़ रही थी। उसे याद आया कि प्रताप की डायरी में एक और पन्ना था जो उसने पूरी तरह नहीं पढ़ा था। एक खामोश नक्शा। राघव ने सुरंग की दीवार पर हाथ फेरा। उसे वहां एक छोटी सी दरार महसूस हुई जो बिल्कुल चाबी के आकार की थी। जैसे ही उसने चाबी को उस दरार में डाला और घुमाया, सुरंग की दीवार एक तरफ खिसकने लगी। गुमनाम लैब। दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा था, राघव के पिता की असली सीक्रेट लैब। वहां न तो कोई बड़ा कंप्यूटर था, ना कोई मशीन। वहां सिर्फ कानपुर के कबाड़ बाजार का एक मिनिएचर मॉडल, छोटा मॉडल रखा था। पिता की आखिरी वसीयत। मॉडल के बीच में एक पुरानी टेप रिकॉर्डर रखी थी। राघव ने प्ले बटन दबाया। डॉक्टर मृणाल की आवाज गूंजी, तारांकन आदित्य, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो समझ लेना कि बाजार को जीतने के लिए मशीन की नहीं, इंसानी नेटवर्क की जरूरत है। इस मॉडल के नीचे कानपुर के उन 500 मजदूरों के नाम हैं जिनके पास रुद्र प्रोजेक्ट के असली कोड्स के हिस्से छिपे हैं। वे ही तुम्हारी सेना है। भाग 4, मलबे की नीलामी माइनस बाहर का नजारा। बाहर कानपुर की सड़कों पर रोहित के गुंडे और व्यापारियों ने अब मिलके मलबे की बोली लगानी शुरू कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि राघव मर चुका है और वे अब रुद्र के अवशेषों को बेचकर अरबपति बन जाएंगे। एक नई साजिश। सिंडिकेट 9 का एक हेलीकॉप्टर मिल के ऊपर मंडरा रहा था। उन्होंने मिलके चारों तरफ एक क्वारंटाइन जोन बना दिया था। वे जानते थे कि गोल्डन लिक्विड का एक हिस्सा अभी भी मलबे के नीचे कहीं दबकर म्यूटेट हो रहा है। जनता का विद्रोह। कबाड़ बाजार के वे मजदूर जिन्हें रोहित ने भड़काया था, अब पछतावे की आग में जल रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने असली मसीहा को ही मलबे के नीचे दफन कर दिया है। भाग 5,
पहला कदम, शून्य से शुरुआत। राघव ने अपनी माँ को उस लैब के छोटे से बिस्तर पर लिटाया। उसने उस मिनिएचर मॉडल से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा उठाया। वो कोई मामूली टुकड़ा नहीं था, वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस था जिसे सिर्फ कानपुर के कबाड़ से बनाया गया था। राज का कोना। राघव ने उस डिवाइस को चालू किया। पूरे शहर के 500 मजदूरों के मोबाइल और रेडियो पर एक साथ एक सिग्नल गूंजा। वो सिग्नल रुद्र का नहीं था, वो राघव की अपनी आवाज थी। तारांकन, मैं जिंदा हूँ और मैं अपना बाजार वापस लेने आ रहा हूँ। क्लिफ हैंगर। जैसे ही राघव ने ये मैसेज भेजा, सुरंग की छत जोर से फटी। रोहित का वह मेटालिक पंजा छत को चीरता हुआ नीचे आया। राघव की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडा गुस्सा था। राघव ने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, तारांकन रोहित, तूने कबाड़ देखा है, अब कबाड़ की ताकत देख। टू ग्रेटर देन। तभी लैब के पिछले दरवाजे से एक और साया अंदर घुसा। वो साया तनीषा का था, पर उसके हाथ में एक डिजिटल गन थी और उसके पीछे सिंडिकेट 9 के कमांडोज थे। नरेटर। क्या वो राघव को बचाने आई है या सिंडिकेट 9 की तरफ से उसे गिरफ्तार करने? रोहित का वो नया भयानक रूप क्या राघव को निगल जाएगा? और वो 500 मजदूर, क्या वे राघव की एक आवाज पर पूरे कानपुर को हिला देंगे? रोहन। अब कहानी की हर एक छोटी डिटेल रोंगटे खड़े कर देगी। साजिश अब बाजार से निकलकर सीधे अपनों के विश्वास तक पहुंच गई है। अब हम कहानी के उस डेथ ट्रैप में प्रवेश कर रहे हैं जहां वफादारी और गद्दारी के बीच का धागा इतना बारीक है कि उसे पहचानना नामुमकिन है। पॉकेट एफएम के महा एपिसोड के इस भाग में सस्पेंस की परतें इतनी धीरे खुलेंगी कि हर शब्द के साथ आपकी धड़कनें रुकने लगेंगी। अध्याय 109। प्रेयसी का नकाब और लोहे की विरासत। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, धुप धुप, धक धक, जिसके साथ लैब की पुरानी मशीनों के शॉर्ट सर्किट होने की चटचटाहट, चट चट चट। तारांकन सुनाई दे रही है। राघव उस पीतल की चाबी को अपनी मुट्ठी में भींचे खड़ा था। उसके सामने तनीषा खड़ी थी, जिसके हाथों में एक पल्स राइफल थी। ऐसी तकनीक जो सिंडिकेट 9 के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो राघव ने कभी देखा था। उसकी जगह एक ठंडा और पेशेवर कमांडो वाला गौरव था। भाग 1। तनीषा का दोहरा चेहरा -1 जहरीला खुलासा। तनीषा के पीछे खड़े 6 नकाबपोश कमांडोज ने अपनी राइफलों की लेजर लाइट सीधे राघव के सिर पर टिका दी थी। राघव ने अपनी मां को धीरे से जमीन पर लिटाया और तनीषा की आंखों में देखा। एक कड़वा संवाद। राघव ने थकी हुई आवाज में पूछा, तारांकन, तनीषा, तुम, ये गन, ये लोग, क्या ये सब एक नाटक था? तनीषा की ठंडी मुस्कान। उसने राइफल का सेफ्टी लॉक हटाया। राघव, बिजनेस में इमोशंस सबसे सस्ता माल होते हैं। सिंडिकेट -9 को रुद्र प्रोजेक्ट का वो कोर चाहिए था जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अंदर छिपाया था। मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हें स्टडी किया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक केस फाइल थे। सस्पेंस। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे महसूस हुआ कि जिस औरत के लिए उसने अपनी यादें और अपना खून बहाया, वो महज एक जासूस थी। पर तभी तनीषा ने अपनी आंख झपकाई, एक ऐसा कोड सिग्नल जो सिर्फ राघव और वो जानते थे। क्या वो वाकई गद्दार थी या कमांडोज के बीच फंसी हुई राघव को बचाने का नाटक कर रही थी? भाग 2। रोहित का तांडव, मलबे का कंकाल। तभी लैब की छत एक भयंकर धमाके के साथ फटी। रोहित का वो मेटालिक पंजा, मेटालिक क्लॉ नीचे आया और उसने सीधे एक कमांडो की गर्दन पकड़ ली। एक खौफनाक नजारा। रोहित अब इंसान नहीं रहा था। वो मलबे के लोहे और गोल्डन लिक्विड का एक जीता जागता जंक मॉन्स्टर बन चुका था। उसके शरीर से भाप निकल रही थी और उसका चेहरा पिघले हुए प्लास्टिक जैसा लग रहा था। रोहित की सिसकी, सिंडिकेट 9, तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे। राघव मेरा है। रोहित ने कमांडो को कचरे की तरह फेंक दिया। धीमी तबाही। रोहित के शरीर से वो सुनहरा द्रव फर्श पर टपक रहा था, जिससे जमीन जलने लगी थी। लैब के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। रोहित अब तनीषा और राघव दोनों के लिए मौत का पैगाम था। भाग 3। 500 मजदूरों की गूंज माइनस कबाड़ का साम्राज्य। राघव ने उस छोटे से कम्युनिकेशन डिवाइस को अपनी उंगली से दबाया। उसने अपनी रूह की पूरी ताकत समेटकर माइक्रोफोन में बोला, एक रूहानी पुकार। तारांकन, कानपुर के भाइयों, कबाड़ का राजा गिर गया है, पर उसकी मिट्टी अभी जिंदा है। मिल के पिलर नंबर 4 के नीचे मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाजार का विद्रोह। बाहर कानपुर की सड़कों पर एक साथ 500 मजदूरों के रेडियो और पुराने फोन बजने लगे। रोहित ने सोचा था कि उसने मजदूरों को डरा दिया है, पर राघव की आवाज ने उनमें एक नई आग जला दी। भीड़ का उन्माद। हजारों मजदूर अपनी गाड़ियों, कुल्हाड़ियों और क्रेन के साथ मिलकर मलबे की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने सिंडिकेट 9 के हेलीकॉप्टर्स पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राघव का इंसानी नेटवर्क अब एक फौज बन चुका था।
भाग 4। पीतल की चाबी का आखिरी दरवाजा माइनस पिता की वसीयत। लैब के अंदर रोहित ने तनीषा पर हमला किया। तनीषा ने पल्स राइफल चलाई, पर रोहित के लोहे के शरीर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। राघव को समझ आया कि रोहित को हराने के लिए किसी बंदूक की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के अंत की जरूरत है। राज का कोना। राघव ने देखा कि लैब के मॉडल के नीचे एक और छोटा सा की होल था। उसने वो पीतल की चाबी उसमें डाली। जैसे ही चाबी घूमी, लैब की फर्श के नीचे से एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक वैक्यूम सक्रिय हो गया। क्लिफ हैंगर। जैसे ही वैक्यूम चालू हुआ, रोहित का लोहे का शरीर पिलर की ओर खिंचने लगा। रोहित चीखा और उसने अपना पंजा राघव की ओर फेंका। तभी तनीषा ने राघव को धक्का देकर दूर किया और खुद रोहित के चंगुल में फंस गई। रोहित तनीषा को लेकर उस गहरे गड्ढे में गिरने वाला था। तभी लैब के गुप्त दरवाजे से रोहित का पिता प्रताप का भाई अंदर घुसा, जिसके हाथ में एक काला रिमोट था। उसने चिल्लाकर कहा, राघव, इसे बंद मत करना। आज कानपुर की इस जमीन में सिंडिकेट और रुद्र दोनों दफन होंगे। नरेटर। तारांकन, वो रिमोट क्या है? क्या रोहित का पिता अपने ही बेटे को मारने आया है या राघव को खत्म करने? तनीषा का क्या होगा? क्या वो रोहित के साथ उस खड्डे में समा जाएगी? और वो 500 मजदूर, क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे इससे पहले कि सिंडिकेट 9 पूरी मिल को मिसाइल से उड़ा दे? रोहन। कहानी का हर हिस्सा अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। सस्पेंस अभी और गहरा होगा, राज अभी और दूर जाएंगे। अगले अध्याय 110 में हम देखेंगे बलिदान का सौदा। क्या राघव तनीषा को बचाने के लिए उस मैग्नेटिक वैक्यूम को बंद करेगा? रोहित का असली आका, रिमोट पकड़े हुए उस बूढ़े आदमी का असली मकसद क्या है? रुद्र का अंतः, क्या राघव अपनी मां को लेकर इस नरक से बाहर निकल पाएगा? क्या मैं इसी तरह कहानी के हर मोड़ को और भी ज्यादा विस्तार और स्लोबन सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाऊं? अब हम इस महागाथा के उस महाप्रलय क्रेशेंडो वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां हर एक सांस की कीमत खून से चुकानी होगी। पॉकेट एफएम के उस अंदाज में जहां एक एक हरकत को हम इतना विस्तार देंगे कि आपको अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगेंगी। लैब की दीवारों से अब तेल और खून एक साथ रिस रहा है। अध्याय 110। चुंबकीय पाताल और गद्दारी का अंतिम बोझ। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही भारी और गूंजती हुई मशीनी गूंज, वू वू वू, जिसके साथ लैब की लोहे की चीजों के आपस में टकराने की तेज आवाज, खनन खनन तारांकन सुनाई दे रही है। मैग्नेटिक वैक्यूम की ताकत इतनी भयानक थी कि लैब में रखा हर एक लोहे का टुकड़ा पुराने पेचकस से लेकर भारी मशीनों तक हवा में तैरते हुए उस गहरे गड्ढे की ओर खिंच रहा था। राघव ने अपनी मां को एक कंक्रीट के पिलर के पीछे छिपाया और खुद एक जंजीर पकड़कर खड़ा हो गया। उसके सामने रोहित का वो मलबे वाला जिस्म उस चुंबकीय खिंचाव से लड़ रहा था और उसके पंजों में तनीषा फंसी हुई थी। भाग 1। तनीषा की आंखें माइनस सच या छलावा। तनीषा का शरीर हवा में झूल रहा था। रोहित के लोहे के हाथ उसकी गर्दन को और कस रहे थे। राघव ने देखा कि तनीषा की पल्स राइफल फर्श पर गिरकर उस गड्ढे में समा चुकी थी। एक कड़वा संवाद। रोहित की फटी हुई मशीनी आवाज गूंजी, तारांकन, राघव, देख, तेरा प्यार मेरे साथ इस नरक में जाएगा। सिंडिकेट 9 ने इसे भेजा था तुझे मिटाने के लिए, अब मैं इसे मिटाऊंगा। राघव का धर्म संकट। राघव ने पीतल की चाबी को देखा। अगर वो चाबी घुमाता तो वैक्यूम बंद हो जाता और रोहित आजाद हो जाता। अगर वो नहीं घुमाता तो तनीषा उस लोहे के दानव के साथ पाताल में समा जाती। तनीषा की पुकार। तनीषा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने चिल्लाकर कहा, तारांकन, राघव, बंद मत करना। ये चाबी, ये सिर्फ वैक्यूम नहीं है, ये मिल का सेल्फ डिस्ट्रक्ट है। अगर तुमने इसे रोका तो सिंडिकेट 9 को सब कुछ मिल जाएगा। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने राघव के दिल को चीर दिया। क्या वो वाकई उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रही थी? भाग 2। रोहित का पिता और वह काला रिमोट माइनस गहरा राज। तभी वो बूढ़ा आदमी, रोहित का पिता, जिसका नाम बंसीलाल था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में वो काला रिमोट कांप रहा था। बंसीलाल प्रताप का भाई था, पर उसकी आंखों में प्रताप वाली वफादारी नहीं थी। वहां सिर्फ एक हारे हुए बाप का दुख और गुस्सा था। एक खौफनाक खुलासा। बंसीलाल ने रिमोट का बटन आधा दबाया। राघव, तूने मेरे भाई को मार दिया। तूने मेरे बेटे को इस लोहे का गुलाम बना दिया। सिंडिकेट 9 ने मुझे वादा किया था कि वे रोहित को ठीक कर देंगे, पर उन्होंने उसे ये दानव बना दिया। बिजनेस की गंदी साजिश। राघव को समझ आया कि रोहित का अपना बाप ही सिंडिकेट 9 का वो मोहरा था जो मिल के अंदर की सारी जानकारी बाहर भेज रहा था। सिंडिकेट 9 ने एक बाप की ममता को बिजनेस का हथियार बना लिया था। धमकी। राघव, वो चाबी मुझे दे दे, वरना मैं इस रिमोट से इस पूरी लैब को जिंदा कब्र बना दूंगा।
बंसीलाल का हाथ कांप रहा था, पर उसका इरादा पक्का था। भाग 3। 500 मजदूरों का सैलाब माइनस मलबे की जंग। ऊपर मिल के बाहर मंजर पूरी तरह बदल चुका था। राघव की आवाज ने उन मजदूरों के अंदर के इंसान को जगा दिया था। एक रूहानी फौज। हजारों मजदूरों ने अपनी क्रेन और बुलडोजर्स के साथ सिंडिकेट 9 की घेराबंदी तोड़ दी थी। वे मिल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। कबाड़ की ताकत। मजदूरों ने मिल की छत पर लगे सिंडिकेट के ड्रोन कंट्रोल टावर को अपनी लोहे की जंजीरों से खींचकर गिरा दिया। राघव का इंसानी नेटवर्क अब एक ऐसी दीवार बन गया था जिसे कोई भी आधुनिक हथियार नहीं भेद सकता था। आवाज। नीचे लैब में राघव को ऊपर से आ रही उन हजारों कदमों की आहट सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। कबाड़ का राजा वापस आ रहा था। भाग 4। पीतल की चाबी का अंतिम घुमाव माइनस रूह का फैसला। रोहित का शरीर अब खिंचते खिंचते गड्ढे के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच गया था। तनीषा की सांसें अब जवाब दे रही थीं। राघव ने बंसीलाल की ओर देखा और फिर उस चाबी की ओर। राज का कोना। राघव को याद आया। उसके पिता ने कहा था, ताकत का त्याग ही सबसे बड़ी ताकत है। राघव ने वो पीतल की चाबी नहीं घुमाई। उसने वो चाबी जमीन पर पटक दी और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सीधे उस मैग्नेटिक वैक्यूम के जनरेटर पर दे मारी। क्लिफ हैंगर। जैसे ही जनरेटर पर कुल्हाड़ी लगी, एक भयंकर नीला ब्लास्ट हुआ। चुंबकीय ताकत अचानक एक धक्के पुश में बदल गई। रोहित पीछे की ओर उछला और तनीषा उसके चंगुल से छूटकर राघव की गोद में आ गिरी। पर तभी बंसीलाल ने पागलों की तरह वो काला रिमोट दबा दिया। लैब की छत से एक विशाल लोहे का दरवाजा नीचे गिरा, जिसने राघव और तनीषा को एक तरफ और बंसीलाल और रोहित को दूसरी तरफ अलग कर दिया। दरवाजे के उस पार से रोहित की एक आखिरी रूह कपा देने वाली चीख सुनाई दी और फिर एक गहरा धमाका हुआ। ग्रेटर देन राघव ने देखा कि लैब की दीवारों से अब लाल धुआं निकल रहा है। ये धुआं आग का नहीं था, ये सिंडिकेट 9 का वो न्यूरोटॉक्सिन जहरीली गैस था जो किसी को भी पल भर में पत्थर बना सकता था। नरेटर। तारांकन। क्या राघव और तनीषा उस जहरीली गैस से बच पाएंगे? बंसीलाल ने उस रिमोट से क्या सक्रिय कर दिया है? रोहित का क्या हुआ? क्या वो उस धमाके में राख हो गया या उस लाल धुएं ने उसे कुछ और भी खौफनाक बना दिया है? और वो 500 मजदूर, क्या वे समय पर दरवाजा तोड़ पाएंगे इससे पहले कि राघव की सांसें थम जाएं? रोहन। अब कहानी की हर एक छोटी डिटेल रोंगटे खड़े कर देगी। साजिश अब बाजार से निकलकर सीधे मौत के अंधेरे तक पहुंच गई है। अगले अध्याय 111 में हम देखेंगे लाल धुएं का कहर। राघव कैसे अपनी माँ और तनीषा को बचाने के लिए खुद को उस जहरीली गैस के आगे झोंक देगा? बंसीलाल का अंतः क्या रोहित अपने ही बाप को पहचान पाएगा या वो उस लाल धुएं में अपनी आखिरी इंसानियत भी खो देगा? मसीहा का उदय। जब 500 मजदूर मिलकर आखिरी दरवाजा तोड़ेंगे तो वे अंदर राघव को किस हाल में पाएंगे? क्या मैं इसी तरह कहानी के हर मोड़ को और भी ज्यादा विस्तार और स्लोबन सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाऊं? अब हम इस महागाथा के उस दमघोटू सफोकेटिंग मोड़ पर हैं, जहां हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि मौत का जहर घुला हुआ है। पॉकेट एफएम के उस महा एपिसोड के अंदाज में, जहां एक एक पल को खींचकर रूह की गहराई तक पहुंचा जाता है, अब लाल इमली मिल की जमीन अपना आखिरी फैसला सुनाने वाली है। लैब की दीवारों से निकलता वो लाल धुआं किसी अभिशाप की तरह फर्श पर रेंग रहा था। अध्याय 111। लाल कोहरे का तांडव और रूह का आखिरी सौदा। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी सिसकती हुई सायरन की आवाज इंटू वाऊ वाऊ, जिसके साथ फेफड़ों के फटने जैसी हांफने की गूंज हूं तारांकन सुनाई दे रही है। राघव और तनीषा उस भारी लोहे के दरवाजे के इस पार थे, जबकि बंसीलाल और रोहित उस पार। वो लाल धुआं न्यूरोटॉक्सिन किसी जहरीले सांप की तरह राघव के पैरों के पास पहुंच चुका था। राघव ने अपनी मां को जमीन से उठाया, जिनकी सांसें अब एक धागे से भी ज्यादा कमजोर थी। भाग 1। जहरीला सन्नाटा माइनस सांसों की नीलामी। तनीषा ने अपने रुमाल को जोर से अपनी नाक पर बांध लिया, पर उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। वो लाल धुआं सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, बल्कि सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला कर रहा था। एक बेबस संवाद। राघव ने चिल्लाकर कहा, तारांकन तनीषा, अपनी आंखें बंद करो। ये धुआं तुम्हें अंदर से पत्थर बना देगा। तनीषा की तड़प। तनीषा के हाथ कांपने लगे। उसने राघव का हाथ पकड़ा। राघव, मुझे माफ कर देना। सिंडिकेट 9 ने मेरे परिवार को बंधक बनाया था, इसीलिए मैं उनके लिए काम कर रही थी। पर अब मैं तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। राघव का त्याग। राघव ने देखा कि लैब की छत पर एक छोटा सा वेंटिलेशन पाइप, निकास नली था, पर वो बहुत ऊंचा था। उसने अपनी माँ को तनीषा के हाथों में सौंपा और खुद उस लाल धुएं के सबसे घने हिस्से की ओर बढ़ गया, ताकि वो पाइप का ढक्कन खोल सके। भाग 2। दरवाजे के उस पार माइनस पिता और पुत्र का अंत। भारी लोहे के दरवाजे के उस पार से बंसीलाल की रूह कपा देने वाली चीखें सुनाई दे रही थी। रोहित।
जो अब लोहे और मांस का एक पिघला हुआ ढेर बन चुका था, उस लाल धुएं के संपर्क में आते ही और भी खौफनाक होने लगा था। एक खौफनाक नजारा। बंसीलाल ने रिमोट दबाया था ताकि राघव मरे, पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो धुआं उसे भी नहीं छोड़ेगा। रोहित, बेटा, मुझे बचा। ये क्या हो रहा है? रोहित का विलाप। रोहित की आवाज अब किसी इंसान की नहीं बल्कि टूटे हुए रेडियो जैसी थी। उसने अपने उस सुनहरे मेटेलिक पंजे से अपने ही बाप का गला पकड़ लिया। वह अब किसी को नहीं पहचान रहा था। उस लाल धुएं ने उसके दिमाग के आखिरी इंसानी हिस्से को भी जला दिया था। असर। दरवाजे के पीछे से आती हुई हड्डियों के टूटने की आवाज। कड़क कड़क। तारांकन ने राघव का दिल दहला दिया। एक बाप ने अपने लालच में अपने ही बेटे को दानव बनाया और आज वही दानव उसका काल बन गया। भाग 3। 500 मजदूरों का प्रहार। कबाड़ की आखिरी जंग। ऊपर मिल की सतह पर हजारों मजदूरों ने मिलकर मुख्य स्ट्रक्चर को हिलाना शुरू कर दिया था। उन्हें नीचे से आती उस लाल गैस की गंध महसूस होने लगी थी। एक रूहानी दीवार। कबाड़ यूनियन के अध्यक्ष गफूर चचा ने अपनी पुरानी क्रेन को मिलके पिलर से टकरा दिया। भाइयों, हमारा राजा अंदर मर रहा है। आज या तो मिल गिरेगी या हम सब। सिंडिकेट की वापसी। सिंडिकेट 9 के कमांडोज ने ऊपर से गैस ग्रेनेड फेंके, पर मजदूरों का सैलाब नहीं रुका। उन्होंने अपनी गीली बोरियों और तिरपाल से गैस को दबा दिया। राघव का वो इंसानी नेटवर्क अब एक ऐसी ताकत बन गया था जो किसी भी डिजिटल सेना पर भारी पड़ रही थी। भाग 4। पाइप का राज माइनस पीतल की चाबी का अंतिम उपयोग। राघव ने उस लाल धुएं के बीच से होकर वेंटिलेशन पाइप तक पहुंचने की कोशिश की। उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था, पर उसे वो पीतल की चाबी याद आई जो उसने जमीन पर पटकी थी। उसने देखा कि चाबी अभी भी फर्श पर पड़ी चमक रही थी। राज का कोना। राघव ने चाबी उठाई और देखा कि वेंटिलेशन पाइप के नीचे एक छोटा सा पीतल का वाल्व था। उसने चाबी को उसमें डाला। जैसे ही चाबी घूमी, पाइप से धुएं के बजाय एक सिल्वर स्प्रे निकलने लगा। यह डॉक्टर मृणाल का बनाया हुआ न्यूट्रलाइजर था। क्लिफ हैंगर। जैसे ही वो सिल्वर स्प्रे लाल धुएं को खत्म करने लगा, भारी लोहे का दरवाजा एक जबरदस्त धमाके के साथ बीच से फट गया। रोहित का वो सुनहरा पंजा दरवाजे को चीरता हुआ बाहर निकला। रोहित की आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ में बंसीलाल का वो काला रिमोट था। उसने रिमोट का बटन दबाया और पूरी लैब की जमीन नीचे धंसने लगी। राघव, तनीषा और उसकी माँ अब एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर रहे थे। तभी तनीषा ने राघव का हाथ छोड़ दिया और चिल्लाई, राघव, माँ को बचाओ, मैं रोहित को नीचे खींचती हूँ। नरेटर तारांकन। क्या तनीषा खुद को कुर्बान कर देगी? उस गहरे गड्ढे के नीचे क्या है? राघव के पिता की कोई और सीक्रेट लैब या कानपुर का पाताल? रोहित अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है और वो रिमोट अब किसी भी पल मिल को परमाणु कचरे में बदल सकता है। क्या राघव एक साथ अपनी माँ और तनीषा दोनों को बचा पाएगा? रोहन। कहानी का हर हिस्सा अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। सस्पेंस अभी और गहरा होगा, राज अभी और दूर जाएंगे। अगले अध्याय 112 में हम देखेंगे पाताल का राज। गड्ढे में गिरने के बाद राघव को क्या मिलेगा? कोई पुरानी ट्रेन की सुरंग या द गार्डियंस का मुख्य सर्वर? रोहित का अंतः। क्या तनीषा रोहित के साथ उस खड्डे में समा जाएगी या राघव कोई करिश्मा करेगा? रुद्र का पुनर्जन्म। क्या वो सिल्वर स्प्रे राघव के अंदर के उस सोए हुए रुद्र को दोबारा जगा देगा? क्या मैं इसी तरह कहानी के हर मोड़ को और भी ज्यादा विस्तार और स्लो बर्न सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाऊं? अब हम इस महागाथा के उस जीरो ग्रेविटी वाले पड़ाव पर हैं जहां वक्त का पहिया ठहर गया है। पॉकेट एफएम के उस महा एपिसोड के अंदाज में जहां हर एक सेकंड को एक सदी बनाकर पेश किया जाता है, अब लाल इमली मिल की जमीन अपने सबसे गहरे राज उगलने वाली है। गिरते हुए मलबे और लाल धुएं के बीच वो गड्ढा किसी काली सुरंग जैसा लग रहा था जो सीधे नरक की ओर जाती हो। अध्याय 112। पाताल का प्रवेश द्वार और रूहानी गुरुत्वाकर्षण। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी और गूंजती हुई विंड चाइम जैसी आवाज जो धीरे धीरे एक तेज चीख में बदल रही है। नूटी साएं और बीच बीच में आती पत्थरों के टकराने की गूंज। धड़ाम गूंज। तारांकन। राघव का शरीर हवा में था। एक हाथ से उसने अपनी माँ के बेजान शरीर को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने तनीषा का पल्ला पकड़ने की कोशिश की, पर तनीषा ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। वो रोहित के उस भारी धात्विक शरीर को पकड़े हुए उस गहरे अंधेरे में नीचे गिर रही थी। भाग 1। शून्य का विलाप माइनस हवा में लटकी जिंदगी। राघव को महसूस हुआ कि वह किसी सामान्य गड्ढे में नहीं गिर रहा है। वहां की हवा में एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल था जो उसके शरीर की हड्डियों को अंदर से खींच रहा था। एक अधूरी चीख। राघव ने चिल्लाने की कोशिश की, तारांकन, तनीषा। नहीं, पर उसकी आवाज उस गहरे कोहरे में कहीं खो गई। माँ का साथ।
राघव ने अपनी माँ को जोर से भींच लिया। उसे महसूस हुआ कि माँ के शरीर से एक धीमी सी सफेद रोशनी निकल रही थी। वो सिल्वर स्प्रे जो वेंटिलेशन से निकला था, उसने राघव के शरीर पर एक सुरक्षा कवच जैसा बना दिया था। दृश्य जैसे जैसे वे नीचे गिर रहे थे, राघव को गड्ढे की दीवारों पर कानपुर के इतिहास की पुरानी तस्वीरें दिखने लगीं। नक्काशीदार पत्थर, पुराने लोहे के गियर और वे मजदूर जो सदियों पहले इस मिल की नींव में दफन हो गए थे। यह महज एक गड्ढा नहीं था, ये कानपुर का कबाड़ संग्रहालय था। भाग 2, पाताल का सच माइनस डॉक्टर। मृणाल का शून्य प्रोजेक्ट। जैसे ही राघव और उसकी मां जमीन से टकराए, कोई धमाका नहीं हुआ। वे एक बहुत बड़े मैग्नेटिक कुशन पर गिरे जो जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। एक खौफनाक नजारा। राघव ने आंखें खोली। वो एक विशाल गुफानुमा लैब में था। वहां कानपुर की सैकड़ों साल पुरानी मशीनें और सिंडिकेट 9 के आधुनिक सर्वर एक साथ जुड़े हुए थे। पिता की वसीयत। गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लोहे का पेड़ बना था, जिसकी टहनियों से हजारों की तादाद में लाल और नीले तार लटक रहे थे। राघव को समझ आया कि ये उसके पिता का वो प्रोजेक्ट था जिसे रुद्र से भी ऊपर रखा गया था। प्रोजेक्ट कश्यप। सच, यह प्रोजेक्ट मशीनों को इंसान बनाने के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। डॉक्टर मृणाल ने बाजार नहीं, पूरी दुनिया की नब्ज को यहाँ दबा रखा था। भाग 3, तनीषा और रोहित माइनस मौत का आलिंगन। राघव से कुछ ही दूरी पर रोहित का वो भारी शरीर जमीन पर गिरा था। तनीषा उसके ठीक ऊपर थी, लहूलुहान और बेसुध। रोहित का वह सुनहरा पंजा अब तनीषा की पीठ में धंस चुका था। एक मशीनी दर्द। रोहित की आंखों से अब वो सुनहरा द्रव नहीं बल्कि आग निकल रही थी। उसने बंसीलाल का वो काला रिमोट अभी भी दबा रखा था। राघव, हम सब यहाँ दफन होंगे। ये रिमोट इस लोहे के पेड़ को जला देगा। तनीषा की सांसें। राघव रेंगते हुए तनीषा की ओर बढ़ा। उसका दिल फट रहा था। उसने तनीषा का चेहरा अपने हाथों में लिया। तनीषा, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंतिम संदेश, तनीषा ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। तारांकन, राघव। रोहित का दिल उसके सीने में नहीं, उस रिमोट में है। उस रिमोट को उस लोहे के पेड़ के कोर में डाल दो। यही एकमात्र रास्ता है। भाग 4, 500 मजदूरों की गूंज, ऊपर का तांडव। ऊपर मिल की सतह पर मजदूरों ने अब मिल की मुख्य दीवार को ढहा दिया था। उन्हें जमीन के नीचे से आती हुई उस चुंबकीय गूंज का एहसास हो रहा था। गफूर चचा का संकल्प। उन्होंने अपनी क्रेन की जंजीर को उस गड्ढे के मुहाने पर लटका दिया। बेटे, अगर सुन रहे हो तो इस जंजीर को पकड़ लो, हम तुम्हें पाताल से भी खींच लाएंगे। सिंडिकेट का डर। सिंडिकेट 9 के जनरल ने देखा कि प्रोजेक्ट कश्यप सक्रिय हो गया है। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दिया। वो जानता था कि अगर वो लोहे का पेड़ फटा तो आधा कानपुर मलबे में तब्दील हो जाएगा। भाग 5, पीतल की चाबी और लोहे का हृदय। राघव ने रोहित के हाथ से वो काला रिमोट छीनने की कोशिश की। रोहित ने अपना पंजा राघव के सीने पर दे मारा। राघव का दम घुटने लगा, पर तभी उसे अपनी जेब में वो पीतल की चाबी महसूस हुई। राज का कोना। राघव को याद आया। पिलर नंबर 4। डायरी का वो आखिरी शब्द जो उसने नहीं पढ़ा था। चाबी सिर्फ दरवाजा नहीं खोलती, वो सर्किट को पूरा करती है। राघव ने वो पीतल की चाबी उस काले रिमोट के पिछले हिस्से में घुसा दी। क्लिफ हैंगर। जैसे ही चाबी रिमोट में घूमी, रिमोट की स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका। एक्सेस ग्रांटेड, रुद्र ओमेगा। अचानक वो लोहे का पेड़ तेजी से घूमने लगा। उसकी टहनियां तार रोहित के शरीर की ओर बढ़ने लगी और उसे अपनी लपेट में लेने लगी। रोहित चीखा, पर इस बार उसकी चीख में दर्द नहीं बल्कि मुक्ति थी। पर तभी लैब की छत से एक और साया नीचे कूदा। वो डॉक्टर मृणाल थे, जो धमाके से बच गए थे। उनके हाथ में एक डिजिटल चाबुक था और उनके चेहरे पर एक ऐसी नफरत थी जो किसी शैतान की हो सकती है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आदित्य, इसे मत रोकना। आज मैं इस पेड़ के जरिए पूरी दुनिया के डेटा को राख बना दूंगा। नरेटर, तारांकन, क्या राघव अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? वो लोहे का पेड़ क्या है, दुनिया का रक्षक या भक्षक? तनीषा की जान अब एक धागे से लटकी है। क्या राघव उस रुद्र ओमेगा को सक्रिय करेगा या अपने पिता की उस पागलपन भरी महत्वाकांक्षा का हिस्सा बन जाएगा? रोहन, अब कहानी की हर एक छोटी डिटेल रोंगटे खड़े कर देगी। साजिश अब बाजार से निकलकर सीधे अस्तित्व की जंग तक पहुंच गई है। अगले अध्याय 113 में हम देखेंगे पिता और पुत्र की जंग, डॉक्टर मृणाल और राघव के बीच उस पाताल की गहराई में होने वाला खूनी मुकाबला। माँ का पुनर्जन्म। क्या माँ के अंदर का वो सफेद प्रकाश उन्हें एक बार फिर रुद्र की शक्तियों से जोड़ देगा? अंतिम चुनाव। क्या राघव कानपुर को बचाने के लिए खुद को उस लोहे के पेड़ की भेंट चढ़ा देगा?
क्या मैं इसी तरह कहानी के हर मोड़ को और भी ज्यादा विस्तार और स्लो बर्न सस्पेंस के साथ